हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके चैनल ब्रेन फूड में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जीके और इंग्लिश की वीडियोस प्रोवाइड होती हैं आपको। जैसा कि आप जानते हैं, इस टॉपिक का हम पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना था कि बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल के बारे में हमने देखा था। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि वॉइसरॉय और उनके कार्यों के बारे में, कि कितने टाइप के वॉइसरॉय थे, मतलब कौन कौन वॉइसरॉय आए थे और इनके समय काल में क्या क्या कार्य हुए थे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो के बाद आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जिसमें आप प्रैक्टिस करके आपको ये पता चलेगा कि हाँ, आपको कितना याद हो चुका है। और वो प्रैक्टिस सेट बहुत एनालाइज करके बनाया जाएगा कि जो पेपर में क्वेश्चन आ रखे हैं वही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो उस प्रैक्टिस सेट को आप लगाना मत भूलिएगा, वो प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं इस वीडियो के बाद ही वो प्रैक्टिस सेट अपलोड करूँगी। आइए बिठा लेना। अब आते हैं कि वॉइसरॉय की पदवी अब स्टार्ट हो गई थी किसके टाइम से। पहला इसमें वॉइसरॉय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। हाँ, और लॉर्ड कैनिंग को हम वॉइसरॉय तो कहेंगे, साथ साथ हम इसे क्या बोलेंगे? अंतिम भारत का गवर्नर जनरल। ये बात याद रखना, अंतिम भारत का गवर्नर जनरल। और प्रथम वॉइसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। दोनों एक ही थे। लॉर्ड कैनिंग क्या था? प्रथम वॉइसरॉय। और लॉर्ड कैनिंग क्या था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। ओके। अब लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे क्या क्या काम हुए थे, अब हम इसे डिस्कस करते हैं। अब आपका इसका शासनकाल था 1856 से 1862 तक। इसके टाइम पे 1857 का विद्रोह हुआ था, जिसे हम 1857 की क्रांति कहते हैं। आपको याद है, इसमें लक्ष्मीबाई के बारे में हमने बहुत सी हिस्ट्री में इसके बारे में डिस्कस कर रखा है और पढ़ भी रखा है। ठीक है, तो आप इसे एक बार नोटिस करना। इसके काम क्या था? 1857 का इसके टाइम पे क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और इसी विद्रोह से है ना, क्या हुआ था ना, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी से है ना, ब्रिटिश सरकार ने ना अपने हाथों में सारी शक्तियां ले ली थी। इसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रही थी, मतलब एक तरीके से। और जो लॉर्ड कैनिंग था, उसका दूसरा कार्य ये उसने करवाया था कि इसी के टाइम पे है ना विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था। और ये जो विधवा पुनर्विवाह जो वो हुआ था ना, शादी, वो पहली शादी वो कहाँ पे हुई थी? वो कलकत्ता में हुई थी। और ये किसकी देख रेख में, इतनी इन्होंने किसकी प्रेरणा से ये कार्य संपन्न कराया था? वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वो कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन थे वो? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, क्योंकि विधवा जितने भी, मतलब ये विधवा पुनर्विवाह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो इनका क्वेश्चन जरूर बनता है कि हाँ, उसको किसने स्टार्ट करवाया था। इनके पीछे ये तो थे कि हाँ, इन्होंने लॉर्ड कैनिंग के इनके टाइम पे ये कार्य हुआ था, बट किसकी हेल्प से ये हुआ था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के उससे। और पहली शादी कहाँ हुई थी? विधवा पुनर्विवाह वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी कलकत्ता में। कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी कलकत्ता में। ठीक है, ये पूछता है। और ये लॉर्ड कैनिंग कौन थे? वो कौन कौन थे? पहले वायसराय थे। कौन थे वो? पहले वायसराय थे। आपको ऐसे याद करना है, मैंने इसलिए आपको ये बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब आइए, इसने ये भी काम करवाया था। इसने क्या करवाया था? ये भारतीय दंड आईपीसी की स्थापना करी थी इसने ही। और क्या करवाया इसने? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि किसने स्टार्ट करवाया था? वो स्टार्ट किसने करवाया था? डलहौजी ने स्टार्ट कराया था। और ख़त्म किसने कर दिया उसे? लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त कर दिया। ओके, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं लॉर्ड मेयो। मेयो के काल में मेयो के कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है, लॉर्ड मेयो के काल में किसकी स्थापना हुई थी? कॉलेज, कौन से कॉलेज का नाम क्या था? मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी। और इसी के टाइम पे ही क्या हुआ था? प्रथम जनगणना हुई थी। वो हुई थी प्रथम जनगणना 1872 में। ये आपको याद रखना है। और वैसे तो है ना, जो नियमित जनगणना हुई थी ना, वो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। परंतु प्रथम जनगणना अगर पूछ लिया जाता है तो आप बोलेंगे लॉर्ड मेयो। परंतु आपसे अगर ये पूछा जाए कि नियमित जनगणना, मतलब उसके बाद से नियमित रूप से होने लग गई थी वो जनगणना, तो उसके किसके टाइम से होने लग गई थी वो जनगणना? वो होने लग गई थी लॉर्ड रिपन के टाइम से। वैसे जनगणना किसके टाइम से होने लग गई थी? वो होने लग गई थी लॉर्ड रिपन के काल से। उसके बाद हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाने लगी थी। तो इसलिए ये क्वेश्चन हो जाता है कि हाँ, कि वैसे तो प्रथम जनगणना किसके टाइम पे हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल पे। परंतु जो वैसे नियमित रूप से जनगणना किसके टाइम पे हुई थी? वो हुई थी
लॉर्ड रिपन के काल में। किसके टाइम का काम कार्यकाल में वो हुई थी? लॉर्ड रिपन के काल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में क्या हुई थी? नियमित जनगणना। उसके बाद मतलब नियमित जनगणना मतलब इट मीन्स उसकी ना कंटिन्यूटी बनी रही थी। उसके बाद हर 10 साल के अंतराल पर जनगणना की जाने लगी थी। और प्रथम बार ऐसे जनगणना 1872 में हुई थी। मतलब वैसे जनगणना पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। किसके कार्यकाल में? मेयो के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ओके, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वो हैं जैसे कि इनके कार्यकाल में हुआ था वर्नाकुलर एक्ट पारित किया गया था। ये वर्नाकुलर एक्ट होता क्या है? इसमें ये होता है कि इसके तहत भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। इसके टाइम ये हुआ था कि समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और इस कानून में ना ये प्रावधान था ना कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है ना तो तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर लेती। तो इस कारण से बहुत ये पावरफुल एक तरीके से एक्ट लगाया गया था, जिसके कारण समाचार पत्रों पर बहुत कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। और इसी के टाइम पे सिविल सेवा परीक्षाओं की प्रवेश की जो अधिकतम आयु थी ना वो 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। पहले होता था कि 21 वर्ष मैक्सिमम होती थी कि हाँ अगर 21 वर्ष है तो उसके बाद ही आप ये परीक्षा दे सकते हैं, परंतु इसने क्या कर दी थी 21 से घटाकर इसकी प्रवेश परीक्षा कब कर दी थी? 19 कर दी थी। और फिर इसी के टाइम पे जो महारानी विक्टोरिया थी वो दिल्ली दरबार के आयोजन में आई थी। इसी के टाइम में ऐसे क्वेश्चन बनता है कि हाँ दिल्ली दरबार किसके शासनकाल में मतलब दिल्ली दरबार किसके शासनकाल में लगा था? तो किसके शासनकाल में लगा था? वो किसके शासनकाल में लगा था? लॉर्ड लिटन के काल में। किसके शासनकाल में लगा था? लॉर्ड लिटन के काल में। क्या लगा था? दिल्ली दरबार। क्या लगा था? दिल्ली दरबार किसके शासनकाल में लगा था? लॉर्ड लिटन के काल में। तो आपको इसको इस तरीके से याद करना है। और महारानी विक्टोरिया को ये ना इसी के टाइम पे ना केसर हिंद की उपाधि भी दी गई थी। केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। और ये उपाधि आपको ये याद होगा कि ये उपाधि किसी और व्यक्ति को भी दी गई है। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें कि ये उपाधि किसको और दी गई है, मतलब किसी और व्यक्ति को भी दी गई है जो बहुत सम्मानजनीय व्यक्ति हैं। आप इसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वो व्यक्ति कौन है। ओके, अब आइए इसने और क्या काम करवाए थे। इसने करवाया था भारतीय सशस्त्र अधिनियम पारित किया था। इसके तहत ये होता था ना कि अगर कोई शस्त्र रखने या व्यापार करने के लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये क्वेश्चन वैसे मैंने देखा तो नहीं है, एक आध बार आया है, बट इससे ज़्यादा बार एक भी बार नहीं आया ये क्वेश्चन। तो अगर आपको इसको याद करना है तो याद करें, वरना ये मैंने आपको बता दिया कि हाँ इसके टाइम पे ही सशस्त्र अधिनियम पारित हुआ था। और इसके टाइम पे इसी से क्या हुआ था, शस्त्र रखने के व्यापार को लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती थी। सॉरी, अब इसके हम आगे देखते हैं लॉर्ड रिपन का कार्य। ये बहुत अच्छे एक तरीके से हम बोले ना कि जितने भी अभी तक ये जो ब्रिटिश सरकार की जो ये आए हैं शासक, इनमें से सबसे सही कार्य इन्होंने लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ है। अब देखिए जो प्रेस पर प्रतिबंधिता किसने लगाई थी? लॉर्ड लिटन ने लगाई थी। अब लॉर्ड लिटन ने जो प्रेस पर प्रतिबंधिता लगाई थी वर्नाकुलर एक्ट पारित कर उसको समाप्त किसने कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया था। किसने समाप्त कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने क्या समाप्त कर दिया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें जो समाचार पत्र पर उस पर क्या लगाया गया था? कठोर प्रतिबंध लगाया गया था। क्या लगाया गया था? कठोर प्रतिबंध लगाया गया था। और सुनिए अब इसके आगे देखिए आप कि इसी के टाइम पे क्या हुआ था। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया कि किसके टाइम पे जो सिविल सेवा की जो परीक्षा में प्रवेश करने की अधिकतम आयु कब कर दी थी? 21 से घटाकर 19 कर दी थी ना। किसने कर दी थी? वो करी थी लॉर्ड लिटन ने करी थी। और किसने उसको फिर दोबारा से उतना ही कर दिया, 19 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष का कर दिया? 21 वर्ष का कर दिया। इसके टाइम पे ही स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था लागू हुई थी। और इसके टाइम में ही मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जैसे मेयो के काल में क्या हुई थी? पहले प्रथम जनगणना हुई थी। वो कब हुई थी? 1872 में हुई थी। परंतु जो नियमित रूप से जनगणना होने लग गई थी वो किसके शासनकाल से होने लग गई थी? किसके टाइम में हुई थी नियमित रूप से जनगणना? वो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। ये क्वेश्चन आता है आपका कि नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत करवाई थी और किसके शासनकाल से नियमित जनगणना की शुरुआत हो गई थी? किसके समय काल में हो गई थी? ये लॉर्ड रिपन के काल में होने लग गई थी। ओके, ये लॉर्ड रिपन में बोल तो नहीं हूँ आपको कि ये बहुत मतलब इन्होंने बहुत अच्छे काम करवाए हैं अपने शासनकाल के दौरान।
अब आपने ये देखा, इसने इन्होंने प्रथम कारखाना अधिनियम भी लागू किया था। और इसमें ये होता था ना कि जो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पे ना प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये भी तो एक अच्छा ही काम है ना। और इसमें ये हुआ था कि जो 7 से 12 वर्ष के जो श्रमिक के लिए जो 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि हाँ, वो 9 घंटे से अधिक कार्य नहीं कर सकते हैं। और जो 7 वर्ष के कम आयु के बच्चे हैं वो काम करने मतलब वो काम कर ही नहीं सकते कारखाने के अंदर। तो इन्होंने ये कारखाने अधिनियम लागू किए थे 1881 में। और इन्हीं के दौरान एल्बर्ट बिल भी पास किया गया था। इसके कारण भारतीयों को भी यूरोपियन कोर्ट में जज बनने का अधिकार मिला था। इससे पहले जो भारतीय थे उनको जज बनने का अधिकार नहीं होता था, परंतु एल्बर्ट बिल के प्रस्तुत करने से उनको ये अधिकार भी प्राप्त होने लगा था। तो इनके टाइम पे आपको बिल्कुल अच्छे से याद है कि हाँ, लॉर्ड रिपन के टाइम पे क्या क्या हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ, मतलब समाप्त कर दिया गया था। सिविल सेवा की जो आयु थी वो उसको किसने बढ़ाया था, वो लॉर्ड लिटन ने बढ़ाया था। और उसको समाप्त किसने कर दिया था, लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया था। ऐसे ही ये एल्बर्ट बिल भी लॉर्ड रिपन के काल में स्टार्ट हुआ था, मतलब पारित किया गया था। प्रथम कारखाना अधिनियम भी इसी के टाइम पे। तो ये आप देख रहे हैं कि इन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम करवाए हैं। ये इन्होंने किसने करवाए थे, लॉर्ड रिपन ने करवाए थे। ओके, इसलिए इनको है ना, हमें ना भारत के उद्धारक की संज्ञा भी दी गई है इनके कार्यों के कारण ही, कि इन्होंने इतने अच्छे काम करवाए थे। तो इनको किसने ये भारत के उद्धारक की संज्ञा इनको किसने दी थी, इनको ये उद्धारक की संज्ञा किसने दी थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। किसने दी थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ये उद्धारक की संज्ञा दी थी। ओके, अब आइए हम लॉर्ड डाफरिन के बारे में पढ़ते हैं। ये हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये है वायसराय। वायसराय मैंने आपको अभी तक कितने बता दिए मैंने, देखिए लॉर्ड कैनिंग हुए, उसके बाद हुए लॉर्ड मेयो, उसके बाद लॉर्ड लिटन, और उसके बाद हुए लॉर्ड रिपन। इनके बीच में भी बहुत से वो उन्होंने शासकों ने शासक कर रखा है, परंतु वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही उनके कार्यकाल के दौरान हुए काम इतने इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने उनको डिस्कस नहीं किया है। जो इम्पोर्टेंट है और जिसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, मैंने उसी को ओनली डिस्कस कर रखा है। अब आते हैं लॉर्ड डाफरिन। आपको डफर से याद होगा, मतलब डफर ये एक तरीके से इनके ये डफर हुए तभी तो इनके कार्यकाल में क्या होने लग गया, कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। वरना उससे पहले कोई भी हमारी पार्टी बनी थी नहीं बनी थी। तो इसी कारण से ये इनको हम ये मैंने सिर्फ ओनली आपको याद करने का तरीका बताया है, कोई ये सीरियस ना मत लेना। डफर डफर थे, इस वजह से क्या होने लग गया था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी इसी के इनके टाइम पे 1885 में। कौन सा शासन वो टाइम पीरियड था, 1885 में किसकी स्थापना हुई थी, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसका नेतृत्व किसने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। और ये कांग्रेस की जो वो थी अधिवेशन, वो कहाँ पे हुआ था, वो बम्बई में हुआ था। मुंबई को हम पहले बम्बई बोलते थे। ओके, अब आइए हम पढ़ते हैं लॉर्ड लैंसडाउन को भी हम इनके काम को आप देखिए। मैं बताती हूँ इसका एक तरीका। जैसे भारत और अफगानिस्तान के मध्य इसमें सीमा रेखा खींची गई थी, जिस सीमा रेखा को हम क्या बोलते हैं, टुरंड रेखा, जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, मतलब जिससे ये जुड़ते हैं आपस में। अब लेंसडाउन को हम एक तरीके लाइन से याद कर सकते हैं, लाइन ऐसे करके हम इसको याद कर सकते हैं। तो लाइन से अगर पूछ लिया जाता है कि भारत और अफगानिस्तान की जो मध्य सीमा रेखा वो किसके समय काल के दौरान हुआ था ये कार्य, तो किसके समय काल के दौरान, लॉर्ड लैंसडाउन के कार्य के। अब मैं आपको ना कुछ और इम्पोर्टेंट मध्य सीमा रेखाएं बताती हूँ, जैसे कि भारत और पाक के बीच में कौन सी लाइन है, वो है रेड क्लिफ लाइन। कौन सी लाइन है, वो रेड क्लिफ लाइन है ना। ऐसे ही जो है चीन और भारत के बीच में कौन सी लाइन है, मैकमोहन लाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आते हैं, ये क्वेश्चन पहले बहुत पूछे जाते थे, अब तो पेपर का लेवल बहुत हार्ड होता जा रहा है, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को इतना नहीं पूछा जाता है। परंतु अगर आप 5-6 साल पहले अगर आप पेपर उठा के देखते हैं तो ये जो सीमा रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक ज़रूर पूछा जाता था। ऐसे ही भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी लाइन है, वो है श्रीलंका के बीच कौन सी लाइन है, वो है पाक जल संधि। कौन सी है, पाक जल संधि। ओके, ऐसे ही अब सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। अब आइए हम इसके आगे याद करते हैं सेवन्थ।
कौन थे? ये वॉइस रॉय थे। कौन? 7 नंबर के लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। आप लॉर्ड कैनिंग और कर्जन में कंफ्यूज मत होना। आप जैसे कि कैनिंग और कर्जन में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। आपने इसको इस तरीके से देख लेना कि हाँ कि कैनिंग कौन थे? प्रथम वॉइस रहे थे। तो आपको खुद ही याद हो जाएगा कि हाँ वो कब आए थे? 1857 में आए थे। 1857 के टाइम पे क्या हुआ था? 1857 का युद्ध हुआ था, जैसे कि आप जानते ही हैं। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को समाप्त कर दिया गया था। और उसके बाद आते हैं, कौन आए थे? हमारे लॉर्ड कर्जन। ये कौन थे हमारे? इन्होंने क्या किया था? इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था, जो किस टाइम पे होने वाला था? 1905 में ये बंगाल का विभाजन किया जाने लग गया था। अभी रद्द हुआ, इसका ना क्वेश्चन आता है कि हाँ बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ और किसके टाइम पीरियड में ये विभाजन हुआ, होने की कगार पे था एक तरीके से। तो ये किसके टाइम पे होने की कगार पे था? ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पे था। किसके टाइम पीरियड पे? लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पे। अब हम पढ़ते हैं कि इनके टाइम पे ही पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके टाइम पे हुई थी? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। और इसमें क्या होता था? इसमें होता था ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए इसमें एक तरीके से प्रावधान किए गए थे कि हाँ इसमें इसको सेफ रखा जाता था, जितने भी ऐतिहासिक इमारतें थी और उनका मरम्मत की जाती थी। तो इसकी स्थापना की गई थी। पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके टाइम पे हुई थी? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुई थी। और इसके टाइम पे बंगाल का विभाजन हुआ था, ये याद रखना आप। और सिंचाई आयोग, व्यवस्था, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। ऐसे ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था। ओके, अब आते हैं हमारे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। एक लॉर्ड हार्डिंग प्रथम भी थे। उसको मैंने आपको डिस्कस किया था कि लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे क्या हुआ था? नरबली प्रथा का अंत हुआ था। और क्या हुआ था? उनके टाइम पे ही ये प्रथम अंगल सिख युद्ध हुआ था। मैंने आपको जैसे ऊपर बताया था, मैं अभी आपको लेके चलती हूँ ऊपर। लॉर्ड हार्डिंग, ये रहे, हाँ, नरबली प्रथा का प्रतिबंध लगाया था और प्रथम अंगल सिख युद्ध हुआ था। तो आप इसमें मत कंफ्यूज होना। ये लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे, परंतु ये जो हैं, जो लॉर्ड कर्जन के बाद आए हैं वो कौन है? लॉर्ड कर्जन के बाद कौन आया है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इनके टाइम पे क्या हुआ था? ये बंगाल का विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और कलकत्ता से दिल्ली जो अब ये याद रखना कि बंगाल का विभाजन किसके टाइम पे हुआ था? ये किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। और समाप्त किसके टाइम पे हो गया था? विभाजन रद्द किसके टाइम पे हो गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पे हो गया था। ऐसे ही जो भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता से दिल्ली किसके टाइम पे आई थी? इसके मैं बोल रही हूँ ना आपको, इसके कार्य से इसके नाम याद करना है अच्छे से, तभी आपको है ना पेपर में इसके कार्य पूछकर ही इनके नाम पूछ लिए जाते हैं कि इस टाइम पे कौन से ब्रिटिश के शासक की पदवी थी, कौन से पद पे ये कौन व्यक्ति थे इसके टाइम पे। तो अब भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली किसके समय काल में होने लग गई थी? ये हुई थी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय काल में। और इनके टाइम पे ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में। और इनका समय काल भी कितने से है? 1910 से 1916 के बीच में। तो इसलिए आपको इसको पता रहना है कि हाँ प्रथम विश्व युद्ध किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पे। अब आते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जिनका कार्यकाल में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो आप जानते हैं कि हाँ जनरल डायर ने एक जलियांवाला नामक स्थान पर जो बाग था वहाँ पे गेट बंद करके और गोलियां चला दी थी। ये कब हुई थी? ये 13 अप्रैल 1913 में हुई थी। ये मैंने आपको डेट गलत लिख दी है यहाँ पर, तो आप इसे एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, और रोल्ट एक्ट भी इसी के टाइम पे हुआ था। असहयोग आंदोलन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पे क्या क्या कार्य हुए थे? चैम्सफोर्ड के टाइम पे जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोल्ट एक्ट और असहयोग आंदोलन। आप देख सकते हैं, ये कोरिलेट करिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1913 में। ऐसी रोल्ट एक्ट 1919, असहयोग आंदोलन 1922 में। तो आपको यहाँ पे मैंने गलत लिख रखा है, ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो 1919 में हुआ था। कितने में हुआ था? 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। कितने को हुआ था? 13 अप्रैल 1900। ये डेट भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ये वैसे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, उसमें ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये डेट भी पूछ ली जाती है कि हाँ जलियांवाला बाग कितने तारीख को हुआ था? वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में।
यहाँ पे मैंने ये आपको गलत लिख दिया है, तो आप इसे एक बार करेक्ट करके ज़रूर देख लें। ओके, ये 13 अप्रैल कब हुआ था? 1919 में। और जो रोल्ट एक्ट था वो भी 19 मार्च 1919 में हुआ था। ऐसे ही असहयोग आंदोलन 1922 में हुआ था। इसकी डेट इंपॉर्टेंट थी, मैंने इसलिए आपको यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब कर दिया ये किसके टाइम पे पीरियड में हुआ था। ये सारे काम ये हुए थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। किसके टाइम पे हुए थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। किसके टाइम पे हुए थे? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोल्ट एक्ट और असहयोग आंदोलन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड, इनके आप देख सकते हैं कि ये सारी एक ही डेट के 1919 फिर 1922 ऐसे करके ये कोरिलेट करके आपको डेट के मैन्युफैक्चर से याद हो जाएगा कि हाँ ये जो आपस में जितने भी ये काम है ये किसके टाइम पे हुए थे? ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पे हुए थे। किसके टाइम पे हुए थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पे हुए थे। ओके, अब हम आइए इसके आगे देखते हैं। लॉर्ड रीडिंग, आप इसको रीडिंग जैसे रीडिंग मतलब क्या होता है? आपका पढ़ने वाला होता है ना इसका मतलब। तो आप इससे एक काम को याद कर सकते हैं कि जो सिविल सेवा की परीक्षा की जो शुरुआत हुई थी ना, वो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, और जो चोरी चोरा कांड था और काकोरी कांड जो 1925 में क्या हुआ था? काकोरी कांड हुआ था। किसके टाइम? जो काकोरी कांड था वो कब हुआ था? वो 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और जो ये चोरा चोरी कांड हुआ था ना, उसी के कारण क्या हुआ था? ये जो असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया था उसको बंद कर दिया गया था। इस चोरा चोरी कांड में उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था कि हाँ विदाउट हिंसा होना चाहिए, कुछ भी हिंसा के साथ नहीं होना चाहिए, परंतु चोरा चोरी कांड करके उन्होंने हिंसा ही तो करी थी। इस कारण से ये जो असहयोग आंदोलन था वो बंद हो चुका था। तो आप इसको याद कर सकते हैं ना कि जब लोग चैम्सफोर्ड के काल में असहयोग आंदोलन हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और रोल्ट एक्ट हुआ था, और उसी के बाद लॉर्ड रीडिंग आए थे। तो उनके टाइम पे रीडिंग से तो हमने पढ़ने वाला याद कर ही लिया कि सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत इनके काल में हुई थी, और चोरा चोरी कांड और काकोरी कांड को हमें इससे याद हो गया। ओके, ऐसे ही लॉर्ड इरविन। अब लॉर्ड इरविन के टाइम पे क्या क्या काम हुए थे? साइमन कमीशन आया था, जिसमें क्या हुआ था कि जो लाला लाजपत जो राय थे उनको जो लाठियों से प्रहार करके उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। राय की मृत्यु हो गई थी इनके टाइम पीरियड में। जब ये साइमन कमीशन कब आया था? 1922 में। कब आया था? 1922 में नहीं आया था साइमन कमीशन, 1929 के टाइम पीरियड में आया था। 1928 में बन गया तो 1929 के टाइम पे ये साइमन कमीशन भारत आया था। किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड में आया था। ऐसे ही जो 12 थे वो हैं, और इनके टाइम पीरियड में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी आप जानते हैं इसकी डेट। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1930 में। मैं इसको एक आपको बताऊं, अगर जैसे हम प्रथम बोलते हैं तो ये 1930 हुआ था। ऐसे ही जो द्वितीय हो जाता है ना तो 1931 हो जाता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि जब एक है तो वो एक की जगह वहाँ पे दो होगा, इट मीन्स दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा। ऐसे ही 1900 जो वो हो जाता है 1932, उसमें तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अब आइए हम इसका 12वें जो वायसराय हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पे एक भारत सरकार अधिनियम 1935 में लागू हुआ था। अब इस अधिनियम में हुआ क्या था मैं आपको वो बताती हूँ। इस अधिनियम के तहत है ना द्वैध शासन की व्यवस्था को लागू किया गया था। द्वैध शासन को मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो कब आई थी। द्वैध शासन व्यवस्था किसके टाइम पे लागू हुई थी? वो हुई थी रॉबर्ट क्लाइव क्या थे? बंगाल के गवर्नर थे ओनली। क्या थे? बंगाल के गवर्नर थे। क्या थे? बंगाल के गवर्नर थे। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। उनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था काम? वो द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई, जब वो व्यवस्था चालू की गई थी। और ऐसे ही लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पे भी जो भारत सरकार अधिनियम आया ना 1935 में, उसमें भी उसके अंतर्गत भी द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई थी। और इनके टाइम में ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। बर्मा को म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। किनके टाइम पीरियड में? लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में। और इन्होंने इस अधिनियम के तहत है ना एक संघीय न्यायालय और रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। एक संघीय न्यायालय और एक रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। किस अधिनियम के तहत?
5 भारत सरकार अधिनियम के तहत ये कार्य हुए थे कि जो म्यांमार था उसको भारत से अलग कर दिया गया था और द्वैत शासन की व्यवस्था लागू की गई थी और एक संघीय न्यायालय और रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में। लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में ये काम हुआ था। अब सॉरी, ये आपका ये रोटेट हो गया था। अब आइए हम लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में के बाद हम पढ़ते हैं लॉर्ड लिंथलिंथगो। लिंथलिंथगो आप ये अब एंडिंग ही होने वाला है। ये जो लिंथलिंथगो थे ना, इनके टाइम पीरियड में ना भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्रिप्स मिशन के भी शुरुआत 1942, आपको पता है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आया था जिनको गांधी जी ने वापस लौटा दिया था, ये कहकर कि हाँ ये कैसा चेक है, एक तरीके से ये कभी ना मिलने वाला चेक है ना, एक तरीके से, वो कहकर गांधी जी ने उसको वापस लौटा दिया था 1942 में। और ये किसके कार्यकाल में ये भारत क्रिप्स मिशन आया था? लॉर्ड लिंथलिंथगो के कार्यकाल में ये क्रिप्स मिशन वापस आया था। अब हम पढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद आते हैं जो लॉर्ड माउंटबेटन, और इन्हीं के टाइम पे है ना हमें आज़ादी मिली थी। किसके टाइम पे? लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पे। और हाँ, इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके टाइम पे क्या हुआ था ना कि जो वायसराय की जो पदवी थी ना उसको समाप्त करना ओनली गवर्नर जनरल की, ना कि बंगाल ना भारत की, ओनली गवर्नर जनरल की पदवी को अपनाया गया था। जिसे हम मतलब ये मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके वायसराय के बाद कौन सी वो आई थी, सर्वोच्च पद आया था ब्रिटिश सरकार का, वो आया था गवर्नर जनरल का। तो ऐसे ही, और इन्हीं के एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो स्वतंत्रता के बाद है ना भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, क्योंकि इनके टाइम पे हमें आज़ादी मिल गई थी। जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको कि इनका काल कब से कब तक था, 1947 से लेकर 1948 तक। तो इन्हीं के टाइम पे हमें क्या हुआ था, आज़ादी मिली थी। और आज़ादी मिलने के बाद ये पहले मतलब गवर्नर जनरल बने थे भारत के। और अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछता है कि मतलब स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और आखिरी गवर्नर जनरल कौन हुए, तो वो थे हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है आपको, तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप। इसमें ये पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्रता के पहले भारतीय और आखिरी गवर्नर जनरल कौन हुए, तो वो होते हैं हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और अगर हमसे यूँ पूछता है कि स्वतंत्रता के बाद पहला भारत के गवर्नर जनरल कौन हुए थे, तो वो हुए थे लॉर्ड माउंटबेटन। अब हमने यहाँ पे सारे जितने भी आपकी जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे और भारत की गवर्नर जनरल, इन सब के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आप एक बार, मैं इसको दोबारा से आपको एक बार रिवाइज करूँ। इसमें जो 1757 से लेकर ना 1772 तक किसकी पदवी चली थी, ब्रिटिश की सर्वोच्च पद कौन सा होता था, वो बंगाल के गवर्नर का होता था। उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैं यहाँ पे आपको 3 बार बता चुकी कि यहाँ पे जनरल लिखना मैं भूल गई हूँ। तो यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जनरल वो वॉरेन हेस्टिंग था, और बंगाल का ओनली गवर्नर वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। ओके, अब इसके बाद जो 1833 के बाद क्या हुआ था, चार्टर एक्ट आया था, उसके थ्रू कौन सी ये चेंज हो चुका था, जो ब्रिटिश सरकार का जो सर्वोच्च पद था वो किस में चेंज हो गया था, वो भारत के गवर्नर जनरल में चेंज हो गया था। ऐसे ही उसके बाद वायसराय और उसके बाद गवर्नर जनरल। तो मैं आपको एक बार इनके नेम एक बार दोबारा बताती हूँ कि जो बंगाल का गवर्नर था वो कौन कौन से थे, रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग, और इसके टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, और बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था इसी के समय काल में। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में, और कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। और इस सुप्रीम कोर्ट का जो अध्यक्ष थे वो कौन था, वो था एलिजा इम्फे। ओके, उसके बाद ये अंग्रेजी का जो गीता में अंग्रेजी का अनुवाद किसने किया था, ये थे विलियम्सन ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। किसके टाइम में, किसके समय काल में, ये किसके, वॉरेन हेस्टिंग के समय काल में। अभी वॉरेन हेस्टिंग का ख़त्म हो गया। अब इसके बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनमें भी 3 मुख्य काम थे, पुलिस व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त और श्रीपट्टनम की संधि। आए थे सर जॉन सॉर, और इनके काल में मैं जैसे आपको कार्य बताया था कि इनके समय काल में कौन सा कार्य हुआ था, खारदा का युद्ध हुआ था। शोर मतलब शोर, खरखर आवाज़ आती है कागज़ की, तो उससे खारदा का युद्ध याद हो जाएगा आपको। और इसके बाद महत्वपूर्ण जो शासक हैं वो हैं लॉर्ड वेलेंसली। इनके टाइम पे 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्य थे जिनके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है। सहायक संधि, दूसरा बसीन की संधि, और चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध, और चौथा प्रेस पर प्रतिबंधता। इसलिए इन्हें ना बंगाल का शेर भी कहते थे।
क्या कहते थे, बंगाल का शेर भी कहा जाता था इन्हें। अब इनके बाद आते हैं सर जॉर्ज वार्लो। ये अभी तक है ना, मैं ये आपको डिस्कस कर रही हूँ क्या चीज़, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब इनके बाद आते हैं सर जॉर्ज वार्लो। वार्लो से मैंने आपको याद किया था वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, वार्लो वेल्लोर, वार्लो वेल्लोर, ऐसे करके मैंने आपको इसको याद कराया था। अब इसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम, जिनके टाइम पे हुआ था अमृतसर की संधि। वो किन के बीच में हुई थी, रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच ये संधि हुई थी, अमृतसर की संधि जिसे हम कहते हैं। वो किसके कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में। इसके बाद आएंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनके टाइम पे प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया था, और प्रतिबंध लगाया किसने था, लॉर्ड वेलेंजनी ने लगाया था, और समाप्त किसने कर दिया था, इसे लॉर्ड हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। अब इनके बाद आते हैं जो भारत का गवर्नर जनरल, जिसके बारे में मैंने आपको पूरा डिस्कस कर दिया। मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा दे रही हूँ कि आपको ये माइंड में एक तरीके से ये रिवीजन के तौर पे हो जाए आपको कि अब इसके बाद आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या थे, प्रथम भारत के गवर्नर जनरल थे और अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक को हम क्या कहते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। इनके टाइम पे भी ये उपाधि किससे चेंज हुई थी, 1833 में चार्टर एक्ट के थ्रू चेंज हुआ था। इन्होंने सब पे मैंने आपको याद कराया था कि बेंटिक से बंद मतलब प्रतिबंध, इन्होंने बहुत से चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया था जो समाज के लिए एक बुराई है, जैसे सती प्रथा हो गई, ठगी प्रथा हो गई, और शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था। इन्होंने जो है ना अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम, मतलब एक तरीके से मैकाले की हेल्प से इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। और इनके शासनकाल में कोई भी युद्ध नहीं हुआ था, जिसके कारण इनके शासनकाल को क्या कहते हैं, शांति का समयकाल भी कहा जाता है। अब इसके बाद आते हैं चार्ल्स मैटकॉफ। मैटकॉफ के टाइम पे ये हुआ था कि जो प्रेस पर जो नियंत्रण लगे हुए थे ना, उनको इन्होंने हटा दिया था, जिसके कारण इनको क्या कहते थे, प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता था। अब इनके बाद आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड ने इन्होंने अंग्रेजों और अफगान के बीच में इनके समयकाल में युद्ध हुआ था, और इन्हीं के समय काल में ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति किसके शासनकाल के दौरान दी गई थी, तो ये थे लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे दी गई थी इनको डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति। अब इनके बाद आते हैं रविवार की छुट्टी किसकी शुरुआत की गई थी, किसने शुरुआत की थी, किसके समय काल में ये शुरुआत की गई थी, ये थे लॉर्ड एलिनबरो। कौन थे ये, लॉर्ड एलिनबरो। ओके, ये आपको याद हो जाएगा कि लॉर्ड एलिनबरो ने क्या दिया था, रविवार की छुट्टी, और दास प्रथा का अंत भी इन्हीं के समयकाल में किया गया था। अब आते हैं लॉर्ड हॉर्डिंग। अभी मैं आपको क्या करवा रही हूँ, भारत के गवर्नर जनरल करवा रही हूँ। मैंने इससे पहले आपको बंगाल के गवर्नर जनरल बता दिए, अभी 5th भारत के गवर्नर जनरल है जो लॉर्ड हॉर्डिंग है। इनके अब लॉर्ड हॉर्डिंग जितने भी आएंगे आपको नीचे भी देखने को मिलेंगे, सेकंड मतलब लॉर्ड हॉर्डिंग, पर ये प्रथम लॉर्ड हॉर्डिंग है। इन्होंने क्या करवाया था, नरबली प्रथा का प्रतिबंध लगाया था, और इनके टाइम पे अंगल सिख युद्ध हुआ था। अब इसके बाद आते हैं लॉर्ड डलहौजी। इनके टाइम की तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, एक लॉर्ड वेलेंजली और एक लॉर्ड डलहौजी, ये बहुत मेन है। तो इनके टाइम की भी पीरियड आपको ये मैंने जितने भी 6 कार्य बता रखे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारे रेलवे का विकास, संचार प्रणाली, डाकघर अधिनियम पारित किया गया था, सिविल सेवा के अधीन प्रतियोगी परीक्षा इनके टाइम पे स्टार्ट की गई थी, और हड़प नीति जिसे हम व्यवगत का सिद्धांत भी कहते हैं और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। और सबसे पहले इस हड़प नीति के तहत किसने अपने आप को वो कर दिया था, ब्रिटिश सरकार के अंडर कर दिया था, वो था महाराष्ट्र का सतारा के जो राज्य था उसने इसके अंडर कंट्रोल मतलब हो गया था। मैंने आपको ये जो प्रीवियस वीडियो थी पार्ट 1, उसके जितने भी ये जो भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल के बारे में डिस्कस कर दिया है। अब इसमें जो इसी वीडियो में मैंने आपको वायसराय के बारे में करवाई दिया, और गवर्नर जनरल के बारे में भी ये चीज़ करवा दी कि लॉर्ड इरविन, वेलिंगटन, ये सब लिंथगो और माउंटबेटन और ये चक्रवर्ती राजगोपालचारी, इनके टाइम पे क्या क्या काम हुए थे ये मैंने आपको करवा दिया है। तो आपको आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये जितनी मैंने आपको वीडियो करवाई है इससे आपको कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। और पेपर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैंने ये पॉइंट लिखी हैं इसके नीचे जितने भी, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसे अच्छे से रिवाइज ज़रूर कर लेना। ओके, अब ये जो हमारा कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल है ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी। इसमें आपको बंगाल के गवर्नर
और बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल और वायसरॉय और गवर्नर जनरल के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो प्रैक्टिस सेट में आपको दिए जाएंगे। आप उसमें देखना आपने कितना अच्छे से उसको याद किया है, वह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होएगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।